तो आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताएं किस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे आप जो है लाइफ में अपना आगे आगे बढ़ते रहे। 96 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए। उस टाइम मेरी क्वालिफिकेशन बीए थी, तो एक बार तो बिल्कुल हिल जाता है आदमी जैसे। उसके लगभग 1 साल बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। उसके तुरंत बाद मैंने सोचा कि मुझे अपनी क्वालिफ़िकेशन बढ़ानी चाहिए ताकि मैं अच्छी जॉब ले सकूं। दूसरा, मुझे पढ़ने का शौक़ था। ये वजह थी कि मैंने जर्नी को दोबारा स्टार्ट तो अपने ही बच्चों के साथ साथ आप अदर बच्चों के लिए भी आपने बहुत कुछ किया, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी। बच्चों के लिए तो जैसे मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर रही, तो जो भी एक्टिविटी, जो स्कीम्स गवर्नमेंट की होती है उन्हीं को आगे बढ़ाना, उनको नई नई स्कीम्स लेके आना। तो इसके लिए नए नए प्रोजेक्ट लेके ये एक स्ट्रीट चिल्ड्रन का प्रोजेक्ट होता, मुझे आज भी याद है, जिसको हमने इसमें सिंगी काट मोहल्ला है जी, लाइक एज ए मदर ही आप लोग बच्चों को मतलब ट्रीट करते उनको मोटिवेट, हाँ उनको मोटिवेट करना, ये चीज़ समझाना भी सफाई कितनी ज़रूरी है। सफाई करने के बाद नहा धो के आते, फिर थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ना स्टार्ट किया उन्होंने। और आपने ऑफिस की इतने बड़े हादसे के बाद आपने खुद को संभाला। कठिनाइयाँ स्टार्टिंग में तो मानसिक रहती है, कुछ आई क्योंकि उसको टाइम मैनेजमेंट का था, भी घर का भी काम है, परिवार की जिम्मेवारियाँ हैं, बच्चों की जिम्मेवारियाँ हैं, तो उन सबको पूरी करने में बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ काम किया। यस ऑफिसर्स के साथ 20 साल के। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या लगा आपको? टर्निंग पॉइंट तो मैं जॉब का ही समझती हूँ। लेकिन आपने पढ़ाई भी की, 10 साल के बाद दोबारा से अपनी लाइफ को शुरू किया। फैमिली मेम्बर्स का मोटिवेशन था कि आप आगे पढ़ाई करो। और आपके बच्चों का क्या रिएक्शन रहा जब आप इस जॉब में आए कि चलो आज हमारी मम्मा जो है वो? मैंने कई चीज़ें नोट भी की, भी बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आया उसके बाद। तो अदर फीमेल्स जैसे जो मतलब विडो हैं या सिंगल हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि अपने आप को कमज़ोर ना समझे, अगर मन में ठान लेते भी मुझे कुछ करना है तो वो कर सकते हैं। तो संस्कृत का कुछ एक श्लोक या कुछ सुना पाएंगे आप? श्री भगवान वाच आधारो मूलम अद्य शाखम अश्वत्थम प्रहारु व्ययम छंदासी यश प्रणानी यस्तम वेद से वेद। जैसे कि आप 30 इयर्स के थे, लेकिन उस टाइम पे जब आप बाहर निकलते थे तो थोड़ा सा लोगों का वे ऑफ टॉकिंग आपके लिए कैसा रहता था? कोई परेशानी, किसी ने कभी परेशान किया हो तो आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? खुशी हुई? बड़ा बेटा जॉब लगा, बेटी भी गूगल में जॉब लगी, उसने फ़ोन किया। वो था बहुत बुरा लगा हो लाइफ में कि अगर हस्बैंड होते तो शायद ये चीज़ नहीं मुझे करना पड़ता। छोटे छोटे दिक्कतें आई, जैसे फैमिली में डिस्प्यूट हुआ, पहले जॉइंट फैमिली थी, फिर अलग हुए, प्रॉपर्टी का बंटवारा। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनकी लाइफ में घरेलू ही अगर मैं बात करूं, इन लॉज की बात करूं, तो बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं कि उन्हें उन प्रॉब्लम्स में से कैसे निकलना चाहिए। सामने वाले को हम नहीं बदल सकते, बट हम अपना व्यवहार अगर सही होगा, सामने वाले का शायद कभी न कभी सही हो जाएगा। तो ये था भी, मुझे चाहे छोटी जॉब मिले, चाहे मुझे प्राइवेट स्कूल में जाना पड़े, कहीं भी कुछ भी करना पड़े, पर मुझे इंडिपेंडेंट होना है, ये मेरा। लेकिन जो विलेज में है अभी भी ये प्रथा है, वो घूंघट वाली भी है, और घर से बाहर नहीं निकलना है वो भी है प्रथा अभी। पैदा होना है वो झूठ है, और जो मृत्यु है वो सच है। सो हमने जो बात की वो पहले के फादर मदर की थी, जो नहीं कर सकते थे बिकॉज दे आर यूज्ड टू डू ओनली वर्क। भाई मैं काम कर सकता हूँ, घर का काम नहीं हाँ, मुझे खाना टेबल पे चाहिए, हाँ, मुझे मेरे शूज यहाँ चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो। जो आजकल की जनरेशन है, दे आर यूज्ड टू डू ऑल द थिंग्स। वो अपने लिए खाना भी बना सकते हैं, बच्चे को भी संभाल सकते हैं, स्कूल ले जाना करना। नमस्ते एंड welcome to Journey Podcast. Today I'm your host Pooja Sharma, and with us very special guest Miss Kamlesh Chahar, as she is a district level child officer. So बात करते हैं कमलेश जी से, किस तरह से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और किस तरह से उन्होंने अपना जो है लाइफ को स्टार्ट किया। तो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी हैं जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, और आपको उनके बारे में जानकारी आज यहाँ मिलेगी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द जर्नी पॉडकास्ट में। जैसा कि आप जानते हैं, द जर्नी पॉडकास्ट स्पेशली फीमेल्स के लिए बनाया गया है, जिसमें हर फीमेल की जर्नी के बारे में हम लोग शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि आपकी जर्नी बहुत ही स्पेशल कह सकते हैं, लाइक हमारी जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत मोटिवेटेड रहेगा। सो आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताएं किस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे आप जो है लाइफ में अपना आगे आगे बढ़ते रहे। इसमें मैं ये बताना चाहूँगी, एजुकेशन का, जैसे मैं सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी। एजुकेशन का मुझे शौक़ था, पढ़ाई का काफ़ी शौक़ था पढ़ने का। तो उसके बाद लाइफ चलती रही। 96 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए। उस टाइम मेरी क्वालिफ़िकेशन बीए थी, तो एक बार तो
बिल्कुल हिल जाता है आदमी जैसे, ये रहा। तो उसके लगभग 1 साल बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है, ये विचार आया। उसके तुरंत बाद मैंने सोचा कि मुझे अपनी क्वालिफ़िकेशन बढ़ानी चाहिए जी, ताकि मैं अच्छी जॉब ले सकूं। फिर मैंने पढ़ाई करने का सोचा, तो एमए संस्कृत किया मैंने। ओके। एमए संस्कृत मैंने प्राइवेट किया क्योंकि 3 बच्चे थे, उनको पढ़ाने का भी जिम्मेवारी मेरी थी। उस टाइम बड़ा बेटा 7th में था, बेटी 5th में थी। बट बहुत लाइक लॉन्ग डिस्टेंस के बाद आपने पढ़ाई शुरू की, जहाँ तक मैं जानती हूँ 10 साल, मतलब पहले आपने बीए की हुई थी। जी, एंड 10 साल के बाद पढ़ाई से जुड़ना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट लगा, है ना? आप बिल्कुल टच में नहीं थे, तो किस तरह से आपने ये अपना सफर स्टार्ट किया? ये बिल्कुल ऐसे मन में पक्का निश्चय था कि मुझे करना है कुछ, तो मुझे मुश्किल नहीं लगा जी। दूसरा, मुझे पढ़ने का शौक था, तो ये वजह थी कि मैंने जर्नी को दोबारा स्टार्ट किया जी। एमए संस्कृत किया मैंने, प्राइवेट किया क्योंकि बच्चों के साथ, घर की जिम्मेवारियों के साथ। आफ्टर एमए आपने मीन्स लाइक जैसे कि आप ऑफिसर हैं चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के, तो उसके लिए आपने आफ्टर एमए क्या मतलब स्टडीज किया? नहीं, एमए के जस्ट बाद वैकेंसी निकली और मैंने अप्लाई किया और मेरा जॉब में हो गया था जस्ट। ठीक है, परमात्मा की कृपा रही जी। पढ़ाई तो अपने बच्चों के साथ साथ आप अदर बच्चों के लिए भी आपने बहुत कुछ किया, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपने अदर स्टूडेंट्स के लिए, अदर बच्चों के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें आपने की? बच्चों के लिए तो जैसे मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर रही, तो जो भी एक्टिविटी, जो स्कीम्स गवर्नमेंट की होती है उन्हीं को आगे बढ़ाना, उनको नई नई स्कीम्स लेके आना जी। ये होता है हमारी जॉब में। तो उसके लिए नए नए प्रोजेक्ट लेके, ये एक स्ट्रीट चिल्ड्रन का प्रोजेक्ट होता है, मुझे आज भी याद है, जिसको हमने इसमें सिंगी काट मोहल्ला है जी, जिसमें गरीब बच्चे हैं, ठीक है, तो वहाँ स्टार्ट किया था और उसमें बड़ी मेहनत से काम किया था। तो इम्प्रूवमेंट भी वहाँ नज़र आई थी हमें। जैसे स्टार्टिंग में बच्चे बिल्कुल बिना नहाए आते थे। ओके, लाइक एज ए मदर ही आप लोग बच्चों को मतलब ट्रीट करते उनको मोटिवेट, हाँ उनको मोटिवेट करना, ये चीज़ समझाना भी सफाई कितनी ज़रूरी है। सफाई करने के बाद नहा धो के आते, फिर थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ना स्टार्ट किया उन्होंने। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। कुछ बच्चों को फिर सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन करवाते हैं। और आपने ऑफिसर बनने के बाद सबसे पहले ये खबर किससे शेयर की कि मैं एज ए लाइक वेलफेयर चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप ऑफिसर बने? जी जी। सो ये बहुत ही खुशी की बात थी कि इतने बड़े हादसे के बाद आपने खुद को संभाला, उसके बाद आपने स्टडीज की, उसके बाद आप एक ऑफिसर भी बने। तो आपने किससे ये शेयर किया सबसे पहले? उस टाइम जैसे ही मेरी अपॉइंटमेंट का मुझे मैसेज मिला, मेरे माँ और मेरे पिताजी मेरे वहीं थे, उनके पास थी, मैं मायके में थी, तो उनसे ही शेयर की। एकदम बहुत खुशी हुई कि जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। और आपको किसने मोटिवेट किया कि आप आगे बढ़ सकते हैं? आपके बच्चों का कितना योगदान था आपको आगे बढ़ाने में? बच्चे तो उस टाइम बिल्कुल छोटे थे, उनका योगदान तो नहीं कह सकती, उनका सहयोग कह सकती हूँ जी। बच्चे सहयोग करते थे अपनी स्टडी के बाद, उन्होंने अपने काम खुद करने। दूसरा ये हुआ कि इस तरह मेहनत करते हुए देख के, पढ़ाई करते हुए देखते, वो मेहनत की ओर चले। इस टाइम तीनों बच्चे मेरे सेट है, तो मुझे लगता है वो उसका ही परिणाम है, जो मेरी मेहनत उन्होंने देखी है बिल्कुल, और उन्होंने अपने जीवन में डाला है, और वो अपने अपनी जगह पे सेटल हैं। क्या करते हैं आपके बच्चे? बड़ा बेटा प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, उसके बाद उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। उसके बाद बेटी है, उसने इंडिया में गूगल में जॉब किया जी। उसके बाद वो न्यूजीलैंड सेट है, दामाद और बेटी न्यूजीलैंड दोनों जॉब करते हैं। ओके। छोटा बेटा इनकम टैक्स में है, बॉम्बे में जॉब कर रहा है मेरा। ओके। तो किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? लाइक जैसे हस्बैंड की सपोर्ट थी, कभी आपको जॉब की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी? जी जी। सो हस्बैंड के जाने के बाद किस तरह से आपने हर फैमिली को, अपने आप को संभाला? उस चीज़ में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आई? कठिनाइयाँ स्टार्टिंग में तो मानसिक रहती है। सबसे पहले तो मानसिक अशांत हो जाता है आदमी, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी किसी दूसरे काम के बारे में सोच भी नहीं सकता। साल भर तो ऐसा रहा बिल्कुल। तो उसके बाद ज़्यादा कठिनाइयाँ मुझे नहीं आई, क्योंकि मेरी ससुराल की परिवार और मेरे मायका का परिवार जो था, दोनों परिवारों का मुझे पूरा सहयोग मिला आपको, जिसकी वजह से मैंने आगे पढ़ाई का सोचा। उसमें भी सबका सहयोग था, बच्चों का भी था, परिवार का भी था, का सहयोग रहा। मुझे ज़्यादा कठिनाइयाँ तो नहीं आई, बट कुछ आई, क्योंकि उसको टाइम मैनेजमेंट का था, भी घर का भी काम है, परिवार की जिम्मेवारियाँ हैं, बच्चों की जिम्मेवारियाँ हैं, तो उन सबको पूरी करने में
समय का मैनेजमेंट रहता था। आज अगर आप अपने 30 साल की खुद को देखें तो आप कहाँ अपने आप को देखते हैं? मीन्स उस टाइम में आपकी लाइफ कैसी थी और अब आपकी लाइफ कैसी है? बहुत बड़ा बदलाव देखती हूँ अपने आप में जी। बहुत। अगर मैं एक गृहस्थी रहती तो शायद मैं इतनी समझ और जो मेरे पर्सनैलिटी डेवलप हुई है वो नहीं हो पाती। बाहर निकल के मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ काम किया। आईएएस ऑफिसर्स के साथ 20 साल के 7-8 आईएएस ऑफिसर्स थे, उनके साथ काम किया। कुलीग्स के साथ काम किया। फील्ड में सब लोगों के साथ मिलना जुलना होता था। पब्लिक मीटिंग भी सबके साथ थी, तो उससे पर्सनैलिटी में तो डेवलपमेंट आती है। बिल्कुल आती है। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या लगा आपको कि अब मेरी लाइफ बिल्कुल मतलब चेंज हो गई है? ऐसा टर्निंग पॉइंट कब आया? कितने इयर्स के थे आप तब और क्या चीज़ें हुई आपकी लाइफ में? टर्निंग पॉइंट तो मैं जॉब का ही समझती हूँ। सक्सेस का असली मतलब क्या है आपके लिए? क्या सोचते हैं आप? सक्सेस क्या है आपके लिए? सक्सेस मतलब अपनी मानसिक शांति है। बिल्कुल। जब आदमी जो करना चाहता है उसको पूरे अपनी इच्छा शक्ति से। बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया, बिकॉज ये बात मैंने भी पढ़ी है, आपने मुझे आज बताया है कि इंसान कब सक्सेस होता है जब वो इंटरनली अपने आप को बहुत खुश फील कर रहा है ना, तब सक्सेस है वो। हाँ, मैं बिल्कुल पूरी मेरी लगभग 25 साल की जॉब रही और मैं पूरी जॉब के दौरान मुझे कभी कोई कठिनाई नहीं आई। चाहे मेरे नीचे काम करने वाले मेरे सहयोगी रहे हो, कितने कर्मचारी अधिकारी रहे, मेरे से उच्च स्तर के भी सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ भी मैंने काम किया। कहीं भी मुझे कभी भी दिक्कत नहीं आई और मैंने पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ जॉब किया, ये मैं आपको बता सकती हूँ। जी। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि जो दर्द है वो इंसान को कमज़ोर बनाता है या ताकतवर? वो आदमी उसको कैसे लेता है, ये जैसे मैं समझती हूँ मुझे ताकतवर बनाया गया है और कुछ हो सकता है कमजोर होते हो, दूसरों का नहीं बता सकते। मैं अपना तो बता सकती हूँ। कोई भी दर्द है तो आदमी को मजबूत बनाता है। जी, मेरा मानना है। जैसे सिंगल मदर्स हैं या सिंगल जो वुमेन्स हैं, मतलब दे फील कि हम बिल्कुल अलोन, बिल्कुल अकेले हो गए, तो मतलब उनकी लाइफ जैसे बिल्कुल स्टक हो जाती है। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए? बिकॉज वो पढ़े लिखे भी नहीं है मान लीजिए, और उनको मतलब कोई जॉब भी नहीं है, तो कैसे वो अपने आप को संभालें और क्या करें? मतलब मैसेज यही है, सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत बनाना है। अगर आप खुद मजबूत है, आपने अपने मन को मजबूत बनाया भी मुझे ये करना है, मैं कर सकती हूँ, ये जब आपके मन में पक्का विचार आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने लाइफ का मैं बताती हूँ, जैसे मैंने कार ड्राइविंग का सीखा है, तो मुझे नहीं लगता 40 जिस टाइम मैंने सीखा उस टाइम बहुत कम लेडीज कार चलाती थी। कौन सी ईयर में आपने सीखा था? मैंने 2007 में। 2007? जी। ओके। तो उस टाइम 41 थी मेरी एज। जी। तो अब मैं सोचती हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बने। हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हूँ, बिल्कुल, कहीं भी जा सकती हूँ। मतलब बहुत अच्छा वो था। मतलब मन में ठान ले, मन को मजबूत बनाना, यही मैं मतलब हर फीमेल को, इट्स नॉट अबाउट सिंगल फीमेल, आई थिंक हर फीमेल को सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कभी भी कि सामने वाला मेरे लिए क्या कर रहा है। और एक और चीज़ है कि उम्मीद नहीं करनी चाहिए किसी से कि मेरे लिए कोई कुछ करेगा। हाँ, तो अगर फीमेल में इतना ज़्यादा जज्बा है कुछ करने का, आगे बढ़ने का, जैसे कि मैं आप में देख सकती हूँ, अगर आप भी सोचते कि मुझे नहीं पढ़ाई करनी, ठीक है, मेरे मम्मी पापा हैं मेरे साथ, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं, तो वो संभाल लेंगे, आप आज घर में ही होते। लेकिन आपने पढ़ाई भी की, 10 साल के बाद दोबारा से अपनी लाइफ को शुरू किया, उसके बाद आप एक उस लाइन में आए जो एक ऑफिसर लाइन होती है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। सो हर फीमेल के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मोटिवेटेड आई थिंक ये रहेगा सफ़र कि वो सीख पाएं कि किस तरह से एक फीमेल है, अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझे, बल्कि फीमेल जो कर सकती है, आई डोंट थिंक सो कि वो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। ओके, आपने सच में अपनी लाइफ में वो सब कुछ देखा जो फीमेल्स के लिए बहुत टफ होता है। आपको कब लगा लाइफ में दोबारा से मुझे खड़े होना है और अपने बच्चों के लिए और सबके लिए कुछ करना है? अगर आप ना चाहते तो भी सब कुछ हो ही रहा था, तो आपको ये मोटिवेशन किसने दिया कि आपको खड़े होना है और कुछ करना है, लाइफ में बनना है? ये चीज़ आपके माइंड में आई या आपको किसी ने इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया? ये चीज़ मेरे खुद के मन में भी आई और मोटिवेशन भी दिया। जो हमारा परिवार है सब पढ़ा लिखा है, मेरे ताऊ जी प्रोफेसर रहे हैं, चाचा जी प्रोफेसर है जी, उनसे भी मैंने सीखा, उनका भी मोटिवेशन था। बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स का मोटिवेशन था कि आप आगे पढ़ाई करो जी।
पहले तो यही था कि पढ़ाई करने से थोड़ा समय अच्छा निकलेगा, तो बाद में ये मुझे इसका ये प्रतिफल मिला कि मुझे जॉब जल्दी मिल गई। और आपके बच्चों का क्या रिएक्शन रहा जब आप इस जॉब में आए कि चलो आज हमारी मम्मा जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, अब उन्हें किसी को देखना नहीं है, उनका क्या रिएक्शन था? बच्चे बहुत खुश थे इस चीज़ से। उनमें मैंने कई चीज़ें नोट भी की, भी बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आया उसके बाद में। बिल्कुल होता है। उन्होंने मेहनत भी स्टार्ट की मुझे देख के, जॉब में आने के बाद उनको बहुत खुशी हुई। चलिए आपके हस्बैंड के बारे में बात करते हैं। मीन्स आपके हस्बैंड को क्या मतलब प्रॉब्लम हुई थी? उनका हार्ट फेल हुआ था। कितनी एज थी तब आपकी? मेरी 30। तो ये रियली मतलब एक बहुत बड़ा झटका था। जो 30 की एज तो बिल्कुल छोटी सी एज होती है। जी जी, है ना। आपकी मैरिज कौन सी ईयर में हुई थी? 82 में। 82। उस टाइम में 2 साल की थी। अच्छा। हाँ, मतलब देखो आज मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, आपसे बात कर रही हूँ, और जब आपकी मैरिज हुई है तब मैं 2 साल की थी। तो ये छोटी बात नहीं है ना, इट्स अ बिग डील। तो आई थिंक जैसे मैं आपसे सीख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, आपकी हर बात से सीख मिल रही है कि इंसान को, स्पेशली फीमेल्स को, कभी भी अपने आप को स्टक नहीं करना चाहिए और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, है ना। तो अदर फीमेल्स जैसे जो मतलब विडो हैं या सिंगल हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही है मेरा मैसेज कि अपने आप को कमज़ोर ना समझे। तो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स भी कह लीजिए, अगर मन में ठान लेते भी मुझे कुछ करना है तो वो कर सकता है। मेरा तो यही विचार है और मैंने किया है जी। क्योंकि जैसे स्टडी का भी था तो मुझे पता चला था कि 55% अगर मार्क्स हो तो आप कॉलेज, मेरा कॉलेज लेक्चरर का सपना था। ठीक है। हाँ, आपकी परसेंटेज कितनी आई थी? जस्ट पास या मतलब अच्छे मार्क्स थे? तो मुझे ये बताया गया कि 55% हो तो आप कॉलेज के नेट क्वालिफाई के लिए एलिजिबल हो सकते हो। उस टाइम पे 55%। अब तो 98, 99 भी नहीं, 55% मिनिमम थे। इतने हो तो उसके बाद आप नेट का एग्जाम दे सकते हो एज ए लेक्चरर, आप क्वालिफाई। तो वो मैंने टारगेट रखा था 55 से मुझे अबाउ लेने ही लेने हैं। उस टारगेट को अचीव कर मैंने 62% आए मेरे। संस्कृत एमए 60% फर्स्ट डिवीजन होता था तब। 62। जी, है ना। प्राइवेट करना बहुत मुश्किल था और संस्कृत का वो भी प्राइवेट, क्योंकि संस्कृत मैथ्स की तरह होती है। आपके पास पहले भी थी? बीए में भी आपने संस्कृत पढ़ी? मेरे पास तभी आप उस पे इंटरेस्ट भी था उसमें। मेरे संस्कृत में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था और उसमें मैथ्स की तरह मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं। दोनों चीजें सोच के मैंने संस्कृत एमए कर लिया। तो संस्कृत का कुछ एक श्लोक या कुछ सुना पाएंगे आप? लेट्स सी, तब से लेके अब तक कितना याद है आपको? गीता का अध्याय सुना सकते हो जी। श्री भगवान वाच अधर्व मूलम अद्य शाखम अश्वत्थम प्रहारु व्ययम छंदासी यश प्रणानी यस्तम वेद से वेदवीत अदस्यो ध्रुवम प्रसरितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय परवाला अदस्त मूलान्यनु संततानि कर्मान बंदिनी मनुष्य लोके। ओह वाओ, इतना बड़ा आपको अभी भी याद है। 15वां अध्याय इसको अभी एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा बिकॉज हमें कुछ समझ नहीं आया। गीता का 15वां अध्याय है, इसमें भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं जी। इसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, जिसके वेद पत्ते कहे गए, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वे वेद की तात्पर्य को जानने वाला है। इस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तीरक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रही है। नाइस। सो आप अगर संस्कृत के टीचर होते और आपके सामने बच्चे हैं तो आप उनको कैसे पढ़ाते कि संस्कृत को उनको इजीली समझ आ जाती? बहुत ईजी होती है। मैंने भी संस्कृत पढ़ी है, लेकिन 12th तक। तो उस टाइम पे तो मैं लाइक ऐसे एंड जो इसके अंदर ये सब कुछ होता है बहुत इजीली कर लेती थी। उसके बाद अभी थोड़ा पढ़ लेती हूँ बट इतने अच्छे से नहीं, जैसे कि अभी आपने श्लोक गीता का हमें सुनाया। सो आप एज ए टीचर होते, सो वी जस्ट एक्ट ऑन इट। सो आप, मुझे नहीं आता कुछ भी, आई एम योर स्टूडेंट, सो आप मुझे कैसे पढ़ाते? तो इसमें ये धातु है, जैसे पढ़ते पढ़त पठनते, एक वचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, पढ़ते पढ़ता पठनते, पठ से पठत पठत, पठामे पठाओ पठामा। ओके। इधर इसके सैतौते तम तौ सैतौते त्वम युवाम योयम। आपको क्या लगता है कितने % लोग हैं जो मतलब संस्कृत को प्रेफरेंस देते हैं
लाइक अगर हम बात करें गवर्नमेंट टीचर की, तो क्या संस्कृत की रहती है इतनी ज़्यादा अभी, या इंग्लिश और हिंदी का ही मेन है? इंग्लिश हिंदी का ज़्यादा है वैसे। प्राचीन भाषा तो संस्कृत है, इसी में से सब कुछ निकला हुआ है। हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ जो भाषाएं हैं, प्राचीन भाषा है संस्कृत। सो मैम, जैसे एज ए सिंगल वुमेन है ना, उस टाइम की बात है ये, जैसे कि आप 30 इयर्स के थे जब, है ना, और बहुत पहले की बात है। आजकल तो लेडीज बहुत आगे निकल चुकी हैं, लेकिन उस टाइम पे जब आप बाहर निकलते थे तो थोड़ा सा लोगों का वे ऑफ टॉकिंग आपके लिए कैसा रहता था? कोई परेशानी, किसी ने कभी परेशान किया हो तो आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? नहीं, ये परमात्मा की कृपा से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं आई। किसी भी कोई मेल मेंबर से जी मुझे कभी भी किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं आई। आई थिंक आपकी वो पर्सनालिटी समझ लीजिए, सामने वाले ने कभी कुछ ऐसे आपको रिएक्ट नहीं किया? कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में जो बहुत ही प्यारा सा मोमेंट हो, जो आप अभी तक कभी नहीं, अभी भी नहीं और आगे भी कभी अपनी लाइफ में नहीं भूलेंगे? जैसे कहते हैं ना कि खुशी के आंसू जब आंखों में आ जाते हैं, कोई ऐसा पल अब तक का आपकी लाइफ का? अब तक का ये था जब बच्चे एकदम स्टैंड हुए, वो पल था मेरे लिए कि आपको खुशी हुई। बड़ा बेटा जॉब लगा, बेटी भी गूगल में जॉब लगी, उसने फोन किया, वो था। ओके, तो वो जिंदगी का आपके ऐसा पल था कि जो आप कभी नहीं भूल सकते। और इसी के अपोजिट में ये जानना चाहूँगी, उस बात को छोड़ के, कि ऐसा कौन सा पल था हस्बैंड के जाने के बाद? तो ये तो बहुत ही दुख की बात थी। इसके बाद ऐसा कोई पल आया कि आपको फील हुआ हो, मतलब ऐसा, मतलब बहुत बुरा लगा हो लाइफ में कि अगर हस्बैंड होते तो शायद ये चीज़ नहीं मुझे करना पड़ता, मुझे इस चीज़ में वो हेल्प करते? ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में? इसमें बहुत बड़ा मोमेंट तो नहीं कह सकती, छोटे छोटे दिखते आई। जैसे फैमिली में डिस्प्यूट हुआ, पहले जॉइंट फैमिली थी, फिर अलग हुए जी, प्रॉपर्टी का बंटवारा, उसमें थोड़ा बहुत मैं मान सकती हूँ भी, मुझे ऐसे लगा। हाँ बिल्कुल, वो दिक्कतें आती है, हर फीमेल को आती हैं, ठीक है, दिक्कतें आती है। बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं आई, बट थोड़ा लगा उस टाइम भी, आज होते तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। मीन्स उस चीज़ के लिए भी हमें पेशेंस चाहिए। जी जी, ठीक है। अगर हमारी लाइफ में इट्स नॉट अबाउट यू, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनकी लाइफ में घरेलू ही, अगर मैं बात करूं, इन लॉज की बात करूं, तो बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं। सो उस चीज़ को आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि उन्हें उन प्रॉब्लम्स में से कैसे निकलना चाहिए? मान लीजिए घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, दे आर सिंगल मदर्स, हस्बैंड नहीं है, बट दे नीड टू सर्वाइव इन दैट प्लेस ओनली। उसी घर में रहना है, उसी घर में सर्वाइव करना है, लेकिन इतनी परेशानियां आ रही हैं कि रह भी नहीं पा रहे हैं और जा भी नहीं पा रहे हैं। ना जाने का रीजन है मजबूरी है, और रहने का रीजन है कि बच्चों को देखना है या करना है। तो वो अपनी लाइफ में ऐसा क्या करें कि उनके अंदर वो पेशेंस लेवल आए, उस चीज को वो टॉलरेट कर पाएं या सामने से रिश्ता अच्छा कर पाएं? नहीं, उसमें तो ये खुद का व्यवहार ही अच्छा रखो। खुद का तो हम रख ही सकते हैं, सामने वाले को हम नहीं बदल सकते, बट हम अपना व्यवहार अगर सही होगा, सामने वाले का शायद कभी न कभी सही हो जाएगा। बट अगर सामने वाला अच्छा बिहेव करने के बाद भी नहीं कर सकता, तो रास्ता तो यही होता है, इसमें आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। बट फाइनेंशियली भी दे आर नॉट एजुकेटेड, देन व्हाट दे नीड टू डू? कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उसमें दिक्कतें आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए एक फीमेल को जो चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? वो तो अलग अलग लाइफ का अलग अलग है, वो उस टाइम क्या सिचुएशन है, उसमें से कैसे हैंडल करना, वो खुद ही। बिल्कुल, एज ए आई कॉल्ड यू हियर, सो आई वांट कि आप बताएं हमारी ऑडियंस को, उन फीमेल्स को स्पेशली, जैसे आपने एज ए सिंगल मदर बहुत सारा काम किया, पढ़ाई की, अपने ऊपर काम किया, आपने बोला मैंने ड्राइविंग सीखी, सो वो सब क्या था? बच्चों को भी लेके जाना है कहीं, एवरी टाइम आप नहीं बोल सकते किसी को कि मुझे मेरे बच्चों के लेके जाना है तो आप प्लीज आओ, हमें गाड़ी में लेके जाओ। सो वो चीज आपने की, सो वह यही मीनिंग हो गया वो कि एक वुमेन को सबसे पहले खुद को संभालना है और किसी बात पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, उसको मान के चलना होगा। मैंने भी जब सबसे पहले ये सोचा था तो ये था भी, मुझे चाहे छोटी जॉब मिले, चाहे मुझे प्राइवेट स्कूल में जाना पड़े, कहीं भी कुछ भी करना पड़े, पर मुझे इंडिपेंडेंट होना है, ये मेरा विचार था। बट ये कहानी घर घर की है, अलग अलग कहानी है ना, सबकी लाइफ में अलग अलग। आई थिंक सामने से देखने पे सामने वाले को लगता है कि ओह वाओ शी इज सो हैप्पी, ठीक है, लेकिन वो इंटरनली क्या क्या फील करती है फीमेल्स, वो उसी को ही पता होता है ना। तो उस चीज के लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी आपको कि उस केस में जिन फीमेल्स को मीन्स कुछ भी नहीं आता है, स्टिचिंग नहीं आती है, कुछ
नहीं आता है, तो उनके लिए आप जैसे आप एज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर, चाइल्ड ऑफिसर हैं, सो उसी में चाइल्ड जो है जब वो बड़े हो जाते हैं, चाहे वो गर्ल चाइल्ड है, वो बड़ी हो गई है, ठीक है, उसके बाद एक आश्रम से निकल के बच्चा कहाँ सेल्फ मतलब डिपेंडेंट बन सकता है, स्टडीज कर ली बच्चे ने, मतलब बिना पेरेंट्स के वो बच्चे वहाँ रहे हैं, है ना, सो उनको वो चीजें तो नहीं मिल सकती जो एक नॉर्मली बच्चों को मिलती हैं। सो उन गर्ल चाइल्ड के लिए, उन सिंगल बच्चों के लिए, वो बड़े हो गए हैं, मैरिज भी हो गई है उनकी, तो उनके अंदर ना तो वो कॉन्फिडेंस है, ना ही उनके अंदर कुछ कर गुजरने का वो जज्बा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही है कि सबसे पहले तो अपने आप को ही आगे बढ़ाने के बारे में खुद को ही सोचना पड़ेगा। आपको लगता है कि कोई ऐसी क्लास, कोई ऐसी वर्कशॉप इन बच्चों के लिए, इन फीमेल्स के लिए होनी चाहिए? वर्कशॉप जरूर होनी चाहिए जिसके में मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं, तो उनसे देख के वो मोटिवेट हों। अब मेरी जो आपने ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उसमें जो ऑडियंस देखते हैं उनको किसको क्या बात अच्छी लगी वो तो उन पे डिपेंड होता है। एक ही बात सबको नहीं अच्छी लगेगी, बिल्कुल, किसी को कोई बात अच्छी लगती है, किसी से कुछ सीख सकता है, बिल्कुल। तो इस तरह वर्कशॉप होनी चाहिए उन बच्चों के लिए। जी, अभी जैसे आपने मुझे बताया कि जब आपके बच्चे बहुत अच्छे से सेटल हो गए, तो वो मोमेंट आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, और अभी भी मतलब वो इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात थी कि एक अकेली मदर ने, ठीक है आपके साथ थे रिलेटिव्स आपके, लेकिन जो मदर करती है, हाँ, वो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी करता है। और ये बात भी है कि फादर के साथ जो बच्चों की परवरिश होती है और एक मदर के साथ, उसमें आप कितना डिफरेंस मानते हैं? एक सिंगल फादर बच्चों को कैसे संभाल सकता है, और एक मदर जो है सिंगल, वो अच्छे से संभाल सकती है या फादर? नहीं, एक मदर अच्छे से संभाल सकते हैं, मदर फादर और मदर दोनों का रोल कर सकते हैं, बट एक फादर मदर और फादर का रोल नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। तो मैं ऑडियंस से भी जानना चाहूँगी कि आप लोगों का इसके बारे में क्या विचार है कि एक फादर सिंगल और एक मदर सिंगल होने में दोनों में से कौन जो है वो बेस्ट पेरेंट बन पाएगा? बिकॉज यस, यू आर राइट कि जो मदर है वो फादर और मदर दोनों का रोल प्ले कर सकती है, लेकिन मदर और फादर दोनों का रोल प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि मदर के अंदर ममता है और फादर आई थिंक स्ट्रिक्ट ही रहते हैं, वो उनके अंदर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस मुझे नहीं लगता कि आ सकते हैं जो एक मदर में होते हैं। सो यहाँ भी जो है फीमेल, शी इज अ विनर, शी कैन प्ले टू रोल्स टुगेदर, राइट? सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। And other thing I just want to know from you, ma'am, like many females, they have started their work now. अब पहले जैसा ज़माना नहीं रहा है ना? अब तो हर फीमेल को देख लो, हर घर में से औरत जो है वो बाहर निकल के काम कर रही है, बहुत अच्छी सेटल है, अपना बिजनेस किया हुआ है ना, सब कुछ किया हुआ है। तो उस चीज़ के लिए मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी वुमेन्स में से हम किसी को चुन के क्या ऐसी क्लासेस या वर्कशॉप लगा सकते हैं जो नॉर्मली ऐसी फीमेल्स हैं जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, घर पे ही हैं, जैसे आपने बच्चों के लिए किया, तो मैं इनके लिए भी जानना चाहूंगी कि उस वर्कशॉप का क्या नाम होगा और कैसे उसको कर सकते हैं? आई वांट फ्रॉम यू कि हम वो स्टार्ट करें और उनकी हेल्प होगी जो विलेजेस में है अभी भी। सिटीज में तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी फीमेल है, हाँ, सब पढ़ी लिखी है और जो पढ़ी इंडिपेंडेंट है, गाँव में अभी भी दिखते हैं। हाँ, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई संस्था बना के उसके थ्रू, जैसे एनजीओ हो, मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू, और उनको मोटिवेट किया जा सकता है। जी, तो मैं आपके थ्रू ये भी चाहूँगी, मैं अभी अपने पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, दिस इज़ माई विश, कि नॉर्मली सिटी में तो सब लोग करते ही हैं, ऑल फीमेल्स दे आर वेरी टैलेंटेड, दे हैव डिफरेंट वर्क, कोई पार्लर खोल के बैठा है, कोई अपना स्टिचिंग का स्टिचिंग का कर रहे हैं, लेकिन जो विलेज में है अभी भी ये प्रथा है, वो घूंघट वाली भी है, और घर से बाहर नहीं निकलना है वो भी है प्रथा अभी। तो उस चीज़ को कम करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो होनी चाहिए अभी भी? डू यू थिंक कि जो अभी घूंघट प्रथा है या घर से बाहर नहीं निकलना है, या हस्बैंड्स अभी भी बोलते हैं कि आप घर से बाहर नहीं जाओगी, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें वो पहले से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, एजुकेशन से समझ लीजिए, या इनके मीडिया के माध्यम से इम्प्रूवमेंट तो आई है, बट काफी कुछ करने की जरूरत है। गांव में काफी करने की जरूरत है। सिरसा के आसपास भी बहुत सारे विलेज होंगे, विलेज होंगे बिल्कुल, जहाँ पर ऐसे होंगे फीमेल्स। पहले से गांव में भी इम्प्रूवमेंट आई है, गांव में भी हम जाते हैं, तो गांव में इम्प्रूवमेंट है, बट अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है महिलाओं के साथ। अच्छा, एक प्रथा थी उस टाइम पे, मुझे नहीं लगता कि अभी वो प्रथा होगी कि हस्बैंड की डेथ होती है तो साथ में वाइफ को वो सती वाला कुछ ऐसा तो कहीं नहीं है। अब तो बहुत सालों से ये चीज बंद है।
और अभी रीमैरिज का भी हो चुका है कि अगर ऐसा है हस्बैंड नहीं है तो, बट आपको सैल्यूट है कि आपने अकेले रह के ही अपनी लाइफ को वो किया। तो कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया, मतलब आप बहुत छोटे थे, कि मुझे अपनी लाइफ में कोई चाहिए पार्टनर? नहीं, बिल्कुल तब नहीं, लेकिन एक एज आने के बाद होता है कि सिंगल रहना, मतलब अपने आप जो भी आपके अंदर चल रहा है वो किसी से शेयर करें, वो कोई पार्टनर लाइक उस टाइम पे, अब तो मैं नहीं कहूँगी, उस टाइम पे कभी ऐसा ख्याल नहीं आया? कभी ख्याल नहीं आया, कभी बच्चों ने भी कुछ नहीं बोला? ना बच्चों ने, ना मुझे ऐसा बिल्कुल ख्याल कभी। ओके, आप कितनी स्पिरिचुअल हैं? आप गॉड को कितना टाइम देते हैं? मैं काफ़ी सुबह जल्दी उठती हूँ, 4-4:15। उसके बाद वो इस समय जो रिटायर हो चुकी हूँ जी, तो मैं अपनी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। आपकी एज के अकॉर्डिंग आई फील कि यू आर फिट। जी है ना, जैसे आप 66 बॉर्न हैं, अकॉर्डिंगली तो आपने वो काफी फिट रखा है। तो आपका डेली रूटीन क्या है? क्या आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, सब में बिलीव करते हैं? और हाँ, गीता का पाठ करती हूँ नहा धो के सुबह। अच्छा, आप गीता का जो है अध्याय, ये क्या कंटिन्यूसली मीन्स जैसे आपने स्टार्ट कर लिया, वो मैं थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहूंगी आपसे। तो क्या वो डेली पढ़ना है, या मतलब बस पढ़ लिया एक बार, या फिर लगा कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज बीच बीच में से? नहीं, मैं हर रोज करती हूँ। डेली रूटीन है आपका? लगभग 30 साल से ये कर रही हूँ। एक अध्याय रोज, पहला दूसरा, पूरी गीता खत्म, फिर पहला दूसरा तीसरा। गीता के अध्याय में फीमेल्स के लिए ऐसा क्या मैसेज है जो उन्हें उस लेवल तक ले जाएगा जो वो सोच भी नहीं सकती? आई थिंक कोई ना कोई ऐसा तो होगा अध्याय के अंदर, मैंने नहीं पढ़ी है। गीता के अध्याय में महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है, पूरी मानव जाति के लिए है। पूरी मानव जाति के लिए अच्छा संदेश है। जी, सबसे अच्छा संदेश ऐसा जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें गीता में? ये अपना कर्म पे कहा है श्री कृष्ण भगवान ने, अपने कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो। फल की इच्छा मत रखो। जी, कुछ और जो थोड़ा और मोटिवेटेड हो, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक गीता के अंदर ऐसे बहुत सारे और भी हैं मैसेजेस उसमें। हाँ, जिस तरह आदमी पुराने वस्त्रों को उतारता है, इसी तरह हम ये शरीर छोड़ते हैं। जी, काफी इसमें गीता को तो बहुत की बोला गया है कि जो पैदा होना है वो झूठ है, और जो मृत्यु है वो सच है। मृत्यु सच है क्योंकि जाना है, जो आया है उसने जाना ही है। जैसे कि आपने जब पढ़ाई की या जब आपने जॉब की, तो पीछे से बच्चों को संभालना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब किसने किया? कैसे आपने संभाला इन चीज़ों को? साथ में घर भी देखना है और जॉब भी देखनी है। जिस टाइम मैं जॉब लगी, जॉइंट फैमिली थी, घर में देवर देवरानी थे, बच्चे थे उनके। मेरे बच्चे भी बड़े हो चुके थे। बड़ा बेटा 10th में था, ठीक है, बेटी 6th में थी, छोटा बेटा 4th में था। तो उनको स्कूल भेजने के बाद मैं ऑफिस चली जाती थी। ठीक है, अगर वो स्कूल से जल्दी आ रहे, मदर इन लॉ भी थी, देवरानी भी थी, देवर थे, सब लोग जॉइंट फैमिली थी, तो मुझे दिक्कत नहीं आई। ओके, तो ये आपका एक सपोर्टिव पॉइंट था कि आपके साथ सब थे। जी। और जिनके साथ कोई नहीं होता वो उनको ज्यादा दिखते हैं, उनके लिए टफ होता है कि छोटे बच्चे हों, बच्चों को कैसे मैनेज करें। जॉब पे भी जाना है, घर पे बच्चे अकेले हैं, उनको भी संभालना है। बच्चे को स्कूल भेज दिया, लेकिन आने के बाद कौन देख रहा है? और इतना फाइनेंशियली भी नहीं है वो उनके पास, दे आर नॉट दैट मच लाइक स्ट्रॉन्ग कि फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि घर पे एक मेड रख दिया कि वो बच्चे का प्रॉपर ध्यान रख रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज करना चाहिए? उनको मैनेज तो आजकल बच्चे छोटे हैं तो डे केयर सेंटर्स खुल चुके हैं उनके हेल्प के लिए। जैसे वर्किंग वुमेन है तो उस हिसाब से सोसाइटी में चीज़ें आ गई है, हमारी पहले नहीं थी उस समय। पर आजकल जितनी वर्किंग ज़्यादा होने लगी है लेडीज़, तो सब साधन बन चुके हैं। एज ए लाइक चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी में जैसे आप रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसमें रहते हुए आपने ऐसा क्या काम किया जो मैं कहूँ कि आज भी आपको लगता है कि अगर मैं इस लाइन में या ऑफिसर लाइन में नहीं आती तो वो काम नहीं कर पाती? मतलब ऐसा बहुत ही अच्छा सा काम जो आपको लगा हो कि वाओ, ये चीज़ मैं इसमें आने के बाद कर पाई, बच्चों के लिए वो चीज़ कर पाई। बाहर के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए तो सब करते हैं। हाँ, बाहर के बच्चों के लिए आपने ऐसा कुछ किया जो आपको आज भी अंदर से खुश करता है कि मुझे बहुत खुशी हुई ये काम करके? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, बट मैंने जो भी किया अपने दिल से किया, बच्चों के लिए अच्छा किया। जो भी प्रोजेक्ट्स थे, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स की, उनको बहुत ही अच्छे ढंग से लागू किया।
तो उसी में मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपना काम ईमानदारी और मेहनत से किया। जी, ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ भी जैसी भी जगह काम करें पूरी ईमानदारी से और लगन से अगर हम काम करते हैं तो हम सक्सेस होते हैं। सो आई थिंक आपकी सक्सेस का ये भी रीज़न है कि जब हम हर काम को बहुत दिल से करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है। हाँ जी। ओके, जैसे कि हमारी अभी बात हुई कि जो फादर है वो मदर का रोल प्ले नहीं कर सकता, बट मुझे ऐसा लगता है मेरे ओपिनियन में कि जो आजकल की जनरेशन है, जो आजकल के बच्चे हैं जो फादर बनेंगे अभी, तो दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी इमोशनल, जो पहले के फादर्स नहीं थे। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे डोंट हैव दैट इमोशंस। बिल्कुल। बट नाउ दीज डेज जो न्यू जनरेशन है हमारी, दे आर वेरी गुड। लाइक बच्चों की केयर की बात करूं या फिर वाइफ की केयर की बात करूं, है ना, आई थिंक वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को जो है मैनेज कर सकते हैं। सो हमने जो बात की वो पहले के फादर मदर की थी जो नहीं कर सकते थे, बिकॉज दे आर यूज्ड टू डू ओनली वर्क। भाई मैं काम कर सकता हूँ, घर का काम नहीं हाँ, मुझे खाना टेबल पे चाहिए, हाँ, मुझे मेरे शूज यहाँ चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो जो आजकल की जनरेशन है दे आर यूज्ड टू डू ऑल द थिंग्स। वो अपने लिए खाना भी बना सकते हैं, बच्चे को भी संभाल सकते हैं, स्कूल ले जाना करना। तो आजकल की जनरेशन दे आर वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी, दे आर वेरी केयरिंग ऑल्सो। सो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब चेंज हुआ है, आज की जनरेशन कर सकती है जी, बट हम पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उस टाइम पे नहीं था, उस समय नहीं हो सकता था, नहीं पॉसिबल था, बिकॉज उस टाइम के फादर्स और अब के जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। तो आई थिंक अब सभी को ये चीज़ अच्छी लगी होगी और आप सब भी ये बात मानते होंगे कि जो आजकल की जनरेशन है वो जो बच्चे हैं वो अच्छे फादर, एज ए फादर और मदर दोनों रोल प्ले कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो मैम, आई थिंक अभी तक हमारा बहुत सीरियस टॉपिक गया है, अब एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं थोड़ा फन के लिए। सो रैपिड फायर में आपकी स्पेशल चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहूँगी, योर फेवरेट थिंग्स, राइट? यू लाइक टी और कॉफ़ी? टी। फैमिली या करियर? फैमिली। फेथ और फियर? फेथ। जिंदगी का मंत्र? शांत रहिए। एक किताब जिसने आपको बदला? श्रीमद् भगवत गीता। एक हैबिट जिसने आपको सक्सेस दी? पंक्चुअलिटी। एक सपना जो अभी भी बाकी है? अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ना। जी, बहुत ही अच्छा। आई थिंक आप सभी को बहुत मोटिवेशन मिला होगा हमारे कमलेश चाहा जी से मिलकर, बिकॉज उस लाइफ में 1966 बॉर्न कमलेश चाहा जी जो आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने ऑल फीमेल्स के लिए बहुत ही मोटिवेटेड बातें बताई जो हर किसी को सुननी चाहिए और इस बात पे अमल भी करना चाहिए कि हर फीमेल को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हर घर में, हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, बट अगर फीमेल स्ट्रांगली उस चीज़ को स्ट्रांगली प्लस पेशेंसली, मतलब पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आप, अगर आपके अंदर शांति है, आप पॉजिटिव हो, यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, हर चीज़ को नेगेटिव लेते हो, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छे विचार अपने सबसे साझे किए और आपने अपनी फैमिली के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में जो बताया, आई थिंक उससे हर फीमेल को एक सबक मिला होगा कि हमें किस तरह से जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये एक सिंगल फीमेल के लिए था कि सिंगल फीमेल किस तरह से आगे बढ़ के अपने आप को सक्सेस कर सकती है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट इफ़ दे हैव दैट कॉन्फिडेंस, इफ़ दे हैव दैट जज्बा, वी कैन से कि उनको हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सो मच मैम, आपका यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।